गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ऑसिलेशन वेव को पढ़ा रहे थे। अब हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लेते हुए देखिए, हमने पिछली बार आपको पढ़ाया था जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है बेटे, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया था बेटा जी। कि वेव जो है वो डिपेंड करती है एक्स पे और टी पे। इस तरह से बताया था। ये देख लीजिए, इफ सम क्वांटिटी y displacement comma pressure comma density और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड if some quantity y displacement pressure density और electric and magnetic field oscillates करते हैं, oscillates, then समझ में आ गई बात। ये जो y है इन सब का फंक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस है। ठीक है, लेट हमने क्या माना, y क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट let y displacement of particle from mean position। ये बात समझ गए बेटा? फिर बता देती हूँ मैं आपको एक छोटी सी चीज। जैसे ये है, इस तरह से बताया था ना मैंने आपको कि पहले इस तरह से था, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट अगले क्षण जब ये वेव आगे खिसक गई तो यहाँ पे आ गई वेव। तो ये यहाँ पे जो ये वाला पार्टिकल था वो कहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो यहाँ था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन माना हमने। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये लिख लीजिए आप। y किस चीज का फंक्शन मानेंगे, ft का, और फिर हम मानेंगे समय पे भी डिपेंड करता है और दूरी पर x पे भी डिपेंड करता है। ये x है, ये भी x है, ये चेंज हो गई, फिर x ये हो गई और फिर x ये हो गई। तो क्या हुआ बेटा जी, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम अगर इसे कंबाइन कर दे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा टी। यानी कि क्या हुआ, y जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे, यानी दूरी और समय पर, फंक्शन के दूरी और समय पर डिपेंड कर रहा है।
लिख लीजिए y डिपेंड्स अपॉन द टाइम t। लिख लीजिए y डिपेंड्स, y किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? y डिपेंड कर रहा है किस किस पे? y डिपेंड्स अपॉन x एंड t। y जो है डिपेंड कर रहा है x और t पर बेटा। देखिए और ये लिख सकते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल्स डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाले जो पार्टिकल्स हैं, यानी ये यहाँ पर, ये देखो बेटे, यहाँ पर इस समय यहाँ है पार्टिकल की पोजीशन, यहाँ पे यहाँ है, तो इसकी जो एक्स है वो इसके लिए 0 होगी यहाँ से, और इस पार्टिकल के लिए एक्स इतनी होगी, और फिर इस वाले पार्टिकल की पोजीशन के लिए यहाँ पे एक्स कुछ और होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाले जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, और इसके लिए डिस्टेंस कुछ और है, इसके लिए डिस्टेंस कुछ और है। यानी डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होती है। डिफरेंट डिस्टेंस, ये देखिए, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कह दूं कि कोई बेटे फंक्शन है जिसमें x और t है, तो क्या वो एक वेव होगी? ये समझ में आया बेटे आपको? जनरल इक्वेशन ऑफ वेव समझ में आई? हटा दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि y जो है फंक्शन है f का, f है और डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन x और t पे। अगर कोई फंक्शन में x और t में दे दूं तो इसका मतलब क्या वो एक वेव होगा? क्या ये जरूरी है कि वो वेव होगा? कोई भी फंक्शन बेटे वेव है या नहीं है, उसको चेक करने की एक कंडीशन होती है, वो देख लीजिए आप। देखिए, इफ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू f, फंक्शन है आपका ax प्लस माइनस bt, x और t का फंक्शन हो गया, इज एन इक्वेशन ऑफ वेव, इज एन इक्वेशन ऑफ वेव। क्या वेव की इक्वेशन है ये? तो भाई इसको देखने के लिए जो शर्त है उसे देख लेंगे आप। क्या होती है वो शर्त? देखिए, इफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन है बेटा जी आपकी। अगर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी, समझ रहे बात को आप?
ये कंडीशन है। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली क्वांटिटी। तो अगर ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन, तो तब जो ये फंक्शन है आपका y क्या होगा, वेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अब देख लीजिए आप करके। देखो, चलो मैंने ये कहा कि देखिए मैंने एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू, ये बल्कि आर्टिकल ही था, ये आर्टिकल समझो, इसे आर्टिकल था, ये आर्टिकल के रूप में कि एक इक्वेशन है वेव की, और सेटिस्फाइड ये तब होगा वेव जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब एक फंक्शन दे दिया मैंने क्वेश्चन के रूप में। जैसे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है, 5t स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, पहले आप 2 बार तो ऐसे y को t के रेस्पेक्ट में करके देख लीजिए, फिर 2 बार y को x के रेस्पेक्ट में करके देख लीजिए, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आता है या नहीं आता है। बराबर। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने किया डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी करिए, इसको t के रेस्पेक्ट में करिए। जब t के रेस्पेक्ट में करूंगी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये 2x क्या हो जाएगा एज ए कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 5 टू द 10t, और फिर जब दोबारा करूंगी तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10। समझ में आई बात? और फिर मैं y को x के रेस्पेक्ट में कर लेती हूँ बेटा जी। y को x के रेस्पेक्ट में 2 बार कीजिए। पहले जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए इसी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में कीजिए बेटा, डेल y अपॉन डेल x क्या हो गया 2, और ये हो गया 0, t वाला फंक्शन हो गया 0 और ये हो गया 2। और जब दोबारा करेंगे क्या चीज, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर, तो 2 का नियतांक कांस्टेंट है, इसका करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा 0। तो 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए v स्क्वायर से कर दूंगी तो तब भी 0 आ जाएगा। तो भैया वो वाली साइड 10 आई, ये वाली 0 आई, तो इज नॉट इक्वल, यानी डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू v स्क्वायर डेल 2y अपॉन डेल x स्क्वायर। यानी ये जो है इस तरह से ये मतलब बराबर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हुई यानी ये कंडीशन, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए वेव। दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5t, तो इसलिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर इज नॉट ए वेव फंक्शन। क्लियर? इसी तरह आप किसी भी फंक्शन को बेटे चेक कर सकते हो कि वो वेव है या नहीं है। दिस इज द बेसिकल कंडीशन। हो गया बेटे, कर लिया? ये तो आपकी पहली थी बेटे, ये पहली कंडीशन थी इसकी वेव होने की, है ना। अब दूसरी कंडीशन और लिखवा रही हूँ, हटा दो बेटे ये, दूसरा कंडीशन लिखिए जरा। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि y इज डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इज
डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, सभी x और t के मानों के लिए, सभी x और t के मानों के लिए जो है y क्या होता है, डिफाइंड होता है बेटे। थर्ड लिखिए कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ वेव अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ टी ऑफ टी बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, टी का कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो टी और एक्स के कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लीजिए, उससे आपको वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी। यदि कोई फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वेव है, अन्यथा नहीं है। ये भी देख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, इफ एनी फंक्शन satisfies थ्री कंडीशंस लिख दीजिए, these three conditions if any function satisfies these three conditions will be a wave, otherwise no, otherwise not a wave। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वेव है, अदरवाइज अन्यथा वेव नहीं है। y डिफाइंड होना चाहिए सभी फंक्शंस के लिए और वेलोसिटी ऑफ वेव इतना होना चाहिए। अगर ये डिफाइन कर देता है बेटा जी वेलोसिटी, आपको समझ में आ गई बात, तीनों कंडीशंस है, अगर ये सेटिस्फाइड होता है, कोई फंक्शन करता है तो वो वेव है, अन्यथा वेव नहीं है। क्लियर हो गया? हटा दें इसको। देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा जी प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव ब्रैकेट में क्या लीजिए, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव।
क्या है ये देखिए, प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव। देखिए बेटे, वेव जो है बेटे, वेव में जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेव इन विच ऑल पार्टिकल्स, वो वाली वेव जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। वेव इन विच all particles are doing simple harmonic motion। वो वेव जिसमें सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, जिसमें वेव के बेटे, जिस वेव में सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक वेव। Of traveling harmonic wave। देखिए बेटे, इस तरह की होती है ये आपका इस तरह आया, इस तरह से जो मोशन है, ये देख रहे हैं मान लीजिए हम, और इस तरह की वेव के लिए इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है बेटा जी, y आपको पता ही है, व्हाट इज द y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। y क्या चीज है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ए क्या चीज है, ए इज द, बताइए, एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, ए इज द एम्पलीट्यूड, और के इज द, आप जानते हो के क्या चीज होती है, वेव नंबर। के इज द वेव वेक्टर, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो वेव वेक्टर है के, ये किसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा के। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ, या आवर्तकाल में दिया है तो 2 पाई अपॉन टी। क्लियर।
अब आपको डायरेक्शन भी बताते हैं। ये पता चल गया आपको डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ए क्या चीज होती है? एम्पलीट्यूड। जहां तक वेव गई मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। के इज द एक्स क्या चीज होती है? अगर यहाँ के के साथ एक्स लिखा है फेस में तो इसका मतलब हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपेगेट अभी चलिए वो भी डायरेक्शन का अलग से ही बताते हैं। बिल्कुल ये हो गया आपका इतना, बिल्कुल अलग से ही बताते हैं डायरेक्शन के बारे में पूरा सेक्शन। हटा दें, चलिए हटा रहे बेटा। देखिए अगर कोई आपकी वेव इस तरह से दी हुई है, क्या y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। बेटे ये जो है ना कई उसमें ओमेगा टी पहले आ जाता है, के एक्स बाद में आ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसे पहले लिख लो ओमेगा टी प्लस माइनस की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब लिखिए हमारा जो मेन हेडिंग है वो है डायरेक्शन। क्या बता रही हूँ मैं आपको? डायरेक्शन बताऊंगी बेटा जी। डायरेक्शन ऑफ वेव, हार्मोनिक वेव। देखिए बेटा ये कोई वेव है और इस वेव की हमें क्या, ये तो आपको पता ही है ये डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन बताने के लिए देखो बेटा जो भी के वेव वेक्टर के साथ जो लिखा होता है जौन सा भी एक्सिस, वो वेव उसी एक्सिस में प्रोपोगेट करती है। यानी ये किस में प्रोपोगेट करेगी? एक्स एक्सिस में। वेव, दिस वेव प्रोपेगेट इन एक्स एक्सिस। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक्स एक्सिस में है। फिर ये देखिए बेटा जी इनके बताए भी कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में चलेगी। और ये आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से लेना है डिस्टेंस। ठीक है बेटा, पहले तो आपको पता चल गया कि कौन से एक्सिस में है। अब ये पता करना है कि वो प्लस वाला एक्सिस है या माइनस वाला एक्सिस है। तो कैसे करेंगे? देखिए बेटे इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स या के एक्स प्लस ओमेगा टी कह लो, फिर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो बेटे ये पूरा जो फेस है सेम साइन रख रहा है। अगर ये जो आपका फंक्शन है सेम साइन रखता है तो ये जो है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर ये फंक्शन जो है वो हैव सेम साइन ट्रेवल इन नेगेटिव डायरेक्शन। याद रखिएगा बेटा अगर आपका ये जो है ना प्लस है, ये भी प्लस सेम साइन है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करेंगे। लेकिन चाहे वो माइनस वाले हो, माइनस है तब भी नेगेटिव में। और अगर एक प्लस का और दूसरा माइनस का है तो हैव डिफरेंट साइन,
then they travel in positive direction. A ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी। देख रहे हो बेटा, दोनों डिफरेंट है, हैव डिफरेंट और अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन रखते हैं तो ट्रेवल इन पॉजिटिव, ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, समझ में आ गई बात। अगर इसका ये दोनों सेम साइन है तो ये नेगेटिव में, और डिफरेंट साइन है तो अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वेव चलेगी। समझ में आया बेटा? बता दें, डायरेक्शन समझ में आ गया आपको? अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। देखिए बेटा, हार्मोनिक वेव की जो है इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इस तरह से कोई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये देखिए कि इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, हार्मोनिक की। हमें क्या निकालनी है? ये जो इक्वेशन है बेटा, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसके मैं फॉर्म आपको डिफरेंट किस किस फॉर्म में हो सकती है इक्वेशन, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन, वो बताऊंगी आप। ये देखिए बेटा, आपको इससे क्या पता चलता है कि ये x लिखा है तो ये x डायरेक्शन में चलेगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे डिफरेंट अपोजिट साइंस हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में, x पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वेव चलेगी। उसके बाद ये देखिए बेटा, आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो ना, तो आप लिख दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे। और k को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई अपॉन लैम्डा। उठ कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा y का रूप? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। समझ में आई बात? तो इस तरह से भी एक हार्मोनिक वेव की ये इक्वेशन है बेटे, इन टर्म्स ऑफ आवर्तकाल टी एंड वेवलेंथ लैम्डा। अब 2 पाई को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा इसी का रूप? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई कॉमन लिया, अंदर बचा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये भी एक रूप है बेटे।
लैम्डा को बाहर ले लो कॉमन आप, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा को कॉमन लिया तो क्या आएगा बेटे? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर लिया मैंने, तो यहाँ पर कहीं लैम्डा नहीं है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स। अब लैम्डा अपॉन टी को हम क्या कहते हैं बेटे? या 1/t को फ्रीक्वेंसी रख लीजिए, 1/, आवर्तकाल किसके बराबर होता है? f के बराबर। आपको पता है 1/t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा और f इंटू लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स। और एफ लैम्डा क्या होता है? v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन भी फ्रीक्वेंसी होती है, एफ लैम्डा v। तो v के रूप में क्या आ जाएगी? v की इक्वेशन a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा दैट इज v इंटू टी माइनस एक्स। ये भी एक रूप है बेटा हार्मोनिक का, हार्मोनिक इक्वेशंस के रूप हैं ये सारे। अब ये जो v है, v हमने लिखा है एफ लैम्डा की जगह v, तो v जो होता है ये भी होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जानते हो ना? यानी v की जगह मैं ये भी रख सकती हूँ बेटे। अब एक तो ये हो गई रूप इसका, और अगर मैं इसको रख दूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये आया आपका v की जगह मैंने रख दिया ओमेगा अपॉन k t माइनस एक्स। ये भी एक रूप है बताइए हार्मोनिक वेव। तो ये सारी फॉर्म्स है, किसी भी फॉर्म के रूप में आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बेटा। ये जो v होगा, v ये डिपेंड करता है बेटे मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, ये वाला v। जबकि वो देखिए वो सोर्स पे डिपेंड करेगा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, फ्रीक्वेंसी depends upon the source, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? और ये वाला जो v है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या चीज है v? वेलोसिटी ऑफ वेव। दिस इज द v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्लियर हुआ? क्लियर बेटे? तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
इसी से रिलेटेड। हो गया, ये हो गया था बेटे। देखिए अब हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन 2006 में आया है ये। क्या है? ए ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग ए ट्रांसवर्स wave propagating along, किसके along चल रहा है? यह है y x axis is represented by x axis represented by y is equal to, y is a function of x and और t, और is equal to 0.8 sin ब्रैकेट में 0.5 पाई x माइनस 4 पाई t माइनस पाई बाय 4, ठीक है। वेयर x इज इन मीटर, वेयर x इज इन मीटर, ठीक, एंड t इज इन सेकेंड, एंड t इज इन सेकेंड्स। The speed of the wave is, the speed of the wave is, ऑप्शंस दे रखे हैं। ए पहला है 8 मीटर प्रति सेकंड, बी है 40 मीटर प्रति सेकंड, सी है 0.5 पाई मीटर प्रति सेकंड, और डी है बेटा जी पाई बाय 4 अपॉन मीटर, 5/4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो बेटे ध्यान से फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पे। एक ट्रांसफर वेव प्रोपोगेटिंग, एक ट्रांसफर वेव है बेटा जी, ट्रांसफर वेव समझ गए ना, जिसके की पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। ट्रांसफर वेव, ट्रांसफर वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय वाई, जो इसका जो एक्स एक्सिस में तो वेव चल रही है, और ये जो इसका जो वो है डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस में है। इस तरह से पार्टिकल का कितना है, इतना, वेयर एक्स कितने, एक्स मीटर में और टी सेकेंड्स में है। द स्पीड ऑफ द वेव इज, स्पीड ऑफ द वेव बताया मैंने आपको, क्या फॉर्मूला बताया था बेटे स्पीड ऑफ द वेव का? कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ द वेव क्या होता है? ओमेगा अपॉन के, बताया था। कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बताया था कि नहीं, ओमेगा
अब ऐसे भी ले लीजिए आप, कोफिशिएंट ऑफ टी बटे कोफिशिएंट ऑफ, भाई टी का कोफिशिएंट क्या होगा, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, के, यही तो बताया था, ओमेगा बटे के, v इज इक्वल टू ओमेगा बटे के। तो क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा कितना है 4 पाई, और x का कोफिशिएंट कितना है 0.5 पाई। तो बेटे पाई से पाई कट गया, ये आ गया 4 बटे 0.5, अब पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लग गई, ये हो गया 40 बटे 5, 5 कम 5 और 5 उठा 40, यानी कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई बात बेटे? समझ में आ रही बेटा? क्लियर? हटा दे, अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फेज फंक्शन जो है, फेज फंक्शन ये इस रूप में दिया हुआ है 3 के। तो बेटा आप इसको ऐसे लेंगे, देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5, इस रूप से आप जो है क्या करोगे, इक्वेट करोगे इसे, ये जो दिया हुआ है ना वेव फंक्शन 3 के रूप में दिया हुआ है, ये 5 है, 5/4 दैट इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आया है 2008 में, क्या है, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय y is equal to 0.25 sin 10 pi x minus 2 pi t, where x and y are meters, are in meters, x और y किस में है, मीटर में है, and t in seconds। ठीक, is a wave traveling along the, is wave traveling along the देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, with frequency 1 hertz, with frequency 1 hertz and wavelength lambda 0.2 meter,
एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर यानी वेवलेंथ। ठीक है, ए ऑप्शन ये है। दूसरा बी ऑप्शन है बेटा जी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिख लीजिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड 0.25 मीटर एंड वेवलेंथ 0.2 मीटर। सी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन with frequency 1 hertz and D positive x direction with frequency 5 hertz and wavelength 0.2 मीटर। ठीक है बेटे, बताइए कौन सा होगा इसमें से। क्या है, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू 0.25 साइन इतना kx माइनस ओमेगा टी, वेयर x y ये सब किसमें है, मीटर में है, t सेकंड्स में है, द वेव ट्रेवलिंग अलोंग द। देखो बेटे, ये तो पहले बताना पड़ेगा कि वे यहाँ पर x है ना, x है, तो इसका मतलब ये ट्रेवल कर रही है किसमें, x एक्सिस के, ये ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल x एक्सिस। ओके, समझ रहे बात को। अब ये देखो कि प्लस से दिशा में चलिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, अंदर अपोजिट साइंस है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, चलिए ये तो पता चल गया। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अच्छा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी बी और डी, सी तो होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वाले हैं, हमें चाहिए ए या डी में से कोई एक होगा। अब क्या है, विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए बेटे। देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा कितनी दी है बेटा जी, 2 पाई, तो मैंने ओमेगा की जगह मान रख दिया 2 पाई और इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई से 2 पाई कट गया यानी एफ बराबर 1 हर्ट्ज। समझ में आई बात। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कितना है, पाई हर्ट्ज है, और पहले में कितना है, पहले में है फ्रीक्वेंसी विद 1 हर्ट्ज, तो पहले वाला ऑप्शन। और लैम्डा भी दे रखा है बेटे 0.2 मीटर। अब देखो, और दोनों में सेम ही है तो बस 0.2 मीटर का ही डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए। अब लेकिन लैम्डा भी निकाल दो, कैसे निकलेगा लैम्डा। आपको पता है कि के क्या चीज होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, आप जानते हो के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के का मान कितना आ गया, 10 पाई। कितने पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 यानी 0.2 मीटर। लैम्डा कितना आ गया, 0.2 मीटर, और 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
क्लियर? क्लियर हुआ बेटे? बता दे, कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका 2013 में। ए वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ए वेव ट्रैवलिंग पॉजिटिव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है बेटा जी, ठीक है। हैविंग डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शन, हैविंग डिस्प्लेसमेंट along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi m, and frequency of 1/pi hertz is represented by ऑप्शन नंबर ए है y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2t, y दूसरा ऑप्शन है बी साइन 2 पाई x माइनस 2 पाई t, सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू साइन 10 पाई x माइनस 20 पाई t, साइन 2 पाई x माइनस 2 पाई x प्लस 2 पाई t। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या है ये क्वेश्चन।
A wave traveling in positive x direction having displacement along y direction as 1 मीटर. ठीक है, वेव लेंथ 2 पाई एम, यानी कि y का मान दे रखा है 1 मीटर, लैम्डा दे रखा है 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी f दे रखी है 1/पाई हर्ट्ज. ठीक है बेटा जी. तो उसने क्या कहा कि बताओ ये जो है इनमें से कौन सी जो है इसकी इक्वेशन होगी वेव की. तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास देखो बेटा, हमने ये माना कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, टी वाला बाद में है ना, तो मैंने के एक्स मान लीजिए, के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन मानते हैं. अच्छा हाँ, 1 मिनट. इसने क्या कहा बेटे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो मुझे एक्स लेना पड़ेगा. पहली बात, एक्स तो सब पे है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब अपोजिट साइन होने चाहिए. अपोजिट साइन किस किस में है, इसमें तो दोनों प्लस है, ये तो होएगा नहीं. फिर इसमें अपोजिट साइन है, तीनों में से कोई एक आंसर होएगा. ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि मैंने ये वाला फॉर्म माना तो k क्या होता है बेटे, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो मैंने लैम्डा को इधर ले गई, या फिर k निकाल लो सीधा. 2 पाई लैम्डा का मान कितना दिया है 2 पाई, यानी 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1 आ गया, यानी k का मान कितना आ गया 1. और ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ. एफ का मान कितना दिया है 2 पाई. एफ कितना दिया है बेटा जी 1/पाई, यानी पाई यहाँ से पाई कट गया, यानी 2. ओमेगा का मान कितना आ गया 2 और k का मान आ गया 1. अब इन दोनों को k और ओमेगा की जगह पुट कर दो तो क्या आ जाएगी समीकरण, ये आ जाएगा आपको. हाँ देखिए इस तरह से आ जाएगी, y इज इक्वल टू a आपका मान आया, इसमें नहीं दिया कोई बात नहीं, साइन के एक्स, के कितना आया 1, एक्स माइनस ओमेगा कितना आया 2 इंटू टी. देख लीजिए कौन सी क्वेश्चन है ये, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है बेटा जी, फर्स्ट इक्वेशन इज द राइट आंसर. मैंने k का मान निकाला, ओमेगा का मान निकाला और जो मैंने इक्वेशन मानी थी मैंने ये मानी थी. ठीक है, अच्छा हाँ एक और बात, जो ये दिया है ना इन्होंने कि हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेस है वो 1 मीटर है. तो मैक्सिमम को जो है वो क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड यानी ए का मान, वाई का मान नहीं, ए का मान दिया है. ए का मान कितना दिया है 1 मीटर, एम्पलीट्यूड दिया है 1 मीटर. तो इस इक्वेशन में जो ए आ रहा है वो वहाँ पे आया 1, तब ये इक्वेशन आई है. क्लियर. जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटे वाई डायरेक्शन, वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है. मैक्सिमम जो हम गए ऊपर तक 1 मीटर तक वही एम्पलीट्यूड है, ए का मान 1 है. समझ में आई बात, समझ में आई बेटा. हो गया बेटा, हटा दे. चलिए
ध्यान से देखिए बेटा। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और है, 2009 में आया है ये। क्या है? ए वेव इन ए स्ट्रिंग, ए वेव इन ए स्ट्रिंग has an amplitude 2 centimeter, has an amplitude 2 centimeter, ठीक है। The wave travels in the positive direction of x-axis ठीक है, with a speed of 128 मीटर प्रति सेकेंड। देख रहे बेटा जी, 128 मीटर प्रति सेकेंड। एंड इट इज नोटेड दैट five complete waves फिट है ये किसमें? फिट इन 4 मीटर length of the string, the equation describing the waves is देखिए बेटा, पहला ऑप्शन है ए, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बेटा, 0.02 मीटर साइन ब्रैकेट में 7.85 x प्लस 1005 t। दूसरा है बी ऑप्शन है आपका, y इज इक्वल टू 0.02 मीटर साइन 15.7 x माइनस 2010 t। और c है आपका y इज इक्वल टू 0.02 मीटर साइन 15.7 x माइनस x प्लस 2010 t। और d है y इज इक्वल टू 0.02 साइन
0.02 मीटर साइन 7.85 x माइनस 1005t। देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए वेव इन ए स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। ए कितना है? 2 सेंटीमीटर है। द वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। वेव जो है वो चल रही है किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस में। यानी एक्स होगा, के के साथ एक्स होगा और पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड होगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम साइन है, ठीक है। सेम साइन वालों में तो हो नहीं सकता बेटा, ये भी नहीं। यानी पहला और तीसरा तो हो नहीं सकता। अब आ जाइए आप, या तो दूसरा और या फिर चौथा, ठीक। अब ये देख लीजिए, विद ए स्पीड ऑफ 128 मीटर प्रति सेकंड, यानी वी दे रखा है आपको 128 मीटर प्रति सेकंड। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। 5 जो है कंप्लीट बेटे वेव्स जो है वो कितने में हो जाती हैं? 4 मीटर लेंथ में हो जाती है ऑफ द स्ट्रिंग। तो द इक्वेशन ऑफ पूछा है, वेव की इक्वेशन पूछी है, तो आप क्या देंगे बेटा जी? इसमें आपको जो इसकी लैम्डा है, लैम्डा उसने कहा है कि जो आप ये कहेंगे कि 5 कंप्लीट वेव्स, इधर देख लो बेटा, इस तरह से एक वेव कंप्लीट होती है ना, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक में है लैम्डा, और 5 कंप्लीट वेव्स में क्या हो जाएगा? जो वेवलेंथ होगी 5 लैम्डा, वो फिट हो रही है, डिस्टेंस कह रहे हैं, वो 5 लैम्डा जब फिट हो रही है इस तरह से, तो जो उसकी लेंथ है वो है 4 मीटर। यानी 5 लैम्डा जो होगी, 5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 और ये 5 लैम्डा जो है वो किसके बराबर होगी? 4 मीटर्स के। कि 5 जो वेव्स जो है वो कंप्लीट हो रही है 4 मीटर लेंथ में। एक वेव लेंथ का मतलब लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, समझ रहे बेटा? एक साइकिल के दौरान चलेगी। 5 में 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर, ये मैंने रखा है। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर। बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आई बात? यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ से लैम्डा का मान कितना आ गया? 4/5, यानी पॉइंट, ये हो गया 40, 40.8 मीटर लैम्डा। समझ रहे बात को आप? ये देखिएगा, और मुझे मान लीजिए मैंने जो है उसने कहा कि बताओ कौन सी इक्वेशन होगी, मैंने ये मान लिया कि इक्वेशन जो है मेरी ये है बेटा, a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो मुझे k का मान निकालना है और ओमेगा का मान निकालना है। k a तो मेरे पास एम्पलीट्यूड तो है ही, एम्पलीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा? 0.02, यानी a का मान कितना आ गया? 0.02 मीटर, पहला आंसर। फिर k निकालना है मुझे लैम्डा पता चल गया। k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, यानी 2 पाई बटे लैम्डा कितना है? 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, सीधा ऐसे कर लो। समझ रहे बात को? अगर सीधा 5 में ऊपर चला गया 10 पाई अपॉन 4, यानी वही हो गया आपका पॉइंट, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 10/4 आ गया ना, तो ये हो गया 2.4 दुनिया 2 और 2.5 पाई। के कितना आ गया? 2.5 पाई के एक्स। 1 मिनट बेटा जी, के आपका आ गया है
अच्छा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे पाई में तो पूछा नहीं है, तो पाई का मान भी रखना पड़ेगा। 3.14 रख लीजिए। 2.5 गुना 3.14 गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा। गुना करोगे तो ये आ जाएगा भाई 3 दूनी 6, लगभग समथिंग डबल हो जाएगा इसका, तो 7 पॉइंट में आंसर आएगा। देखो लगभग 7 पॉइंट में। मैंने आपको कहा था बी और डी में से कोई एक हो सकता है। बी में तो जो इसका के है 15 है, ये लगभग 7.8, इसका डबल। ये देखो बेटा जी 7.8, ये किसका मान आया? के का मान। ये देख लो बेटा, k इज इक्वल टू 7.8। अब क्या रह गया इसमें, इस इक्वेशन में? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है बेटा जी? 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है। v इज इक्वल टू एन लैम्डा भी होता है। लैम्डा आपको पता ही है। देखो मेरे पास है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v का मान है 128, n निकालना है। लैम्डा कितना दे रखा है? 4/5। तो n कितना हो गया? ये हो गया 128 गुना 5/4। 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। ये हो गया आपका 32 पंजे। n आ गया आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10 की लेगी 0, असला 1, 5 तिये 15 और 1, 5 दूनी 10 की लगी 0, हासिल आया 1, 5 तिये 15 और 1 16। ये तो n आया बेटे। और मुझे क्या निकालना है? 2 पाई n। तो n यानी 2 पाई आंसर से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। पाई में आंसर तो नहीं है ना आंसर्स कितने हैं? हाँ, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई का मतलब क्या हो गया बेटा? n ए ओमेगा इज इक्वल टू 2 गुना 3.14 गुना 160। इसको गुना कर दीजिए, देखिए गुना करके क्या आता है। दैट इज 1005। क्योंकि ये तो हमारे पास क्लियर हो ही गया, तो ऑप्शन तो यही होगा डी। और इसे गुना करके देख लीजिएगा, टोटल आ रहा है आपका, ये n हो गया 160 और ये ओमेगा आ गया 1005। ठीक है बेटा जी, तो इक्वेशन नंबर हो गई आपकी डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आगे की बेटा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।